वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस के अंदर रेशोज़ यूज़ होती हैं, रेशोज़ ऑफ लेंथ्स। जैसे ये दो लेंथ्स हैं एम आर और आर एन। एम आर और आर एन दो लेंथ्स हैं इस फिगर के अंदर, और उन दो लेंथ की रेशोज़ उसने दी हुई हैं 3:2। अब इन रेशोज़ को यूज़ करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल है वेक्टर्स में रेशोज़ ऑफ लेंथ कैसे यूज़ करनी है कि ए एफ और एफ बी एक लाइन है, एक वेक्टर है ए बी। लेट्स से ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज़ द एंडिंग पॉइंट। तो ए बी एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी, और इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है एफ, और रेशोज़ जो उसने दी हुई हैं इन द क्वेश्चन वो कहता है कि ए एफ रेशो एफ बी, ए एफ रेशो एफ बी, ए एफ लेंथ रेशो एफ बी इज़ इक्वल टू 1:3। इसका मतलब है कि अगर ए एफ इज़ 1 यूनिट लॉन्ग, ए एफ इज़ 1, ए एफ अगर 1 है तो एफ बी 3 यूनिट्स लॉन्ग है। इसका मतलब व्हेन ए एफ इज़ 1 यूनिट लॉन्ग तो एफ बी इज़ 3 यूनिट्स लॉन्ग। और इन रेशोज़ को सम करके हम टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ए एफ 1 है और एफ बी 3 है तो इस केस में टोटल लेंथ वुड बी 4 यूनिट्स। और इसका मतलब है कि ए एफ अगर 2 यूनिट्स लॉन्ग है तो एफ बी उसके 3 टाइम्स होगी, इट वुड बी 6 यूनिट्स लॉन्ग, और इन दैट केस द टोटल लेंथ वुड बी 8 यूनिट्स लॉन्ग। तो ये रेशोज़ हैं। और अब इन रेशोज़ को हम फ्रैक्शंस के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए एफ इज़ 1/4 एंड एफ बी इज़ 3/4। तो इसको हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं कि ए एफ वुड बी 1/4 और एफ बी वुड बी 3/4। तो सम ऑफ रेशोज़ डिनोमिनेटर में आएगा, और जो उस लेंथ, उस लाइन सेगमेंट की जो रेशो है दैट वुड बी इन द न्यूमरेटर। इस तरह से फ्रैक्शंस को यूज़ करके फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ए बी जो टोटल है, टोटल लेंथ ए बी, टोटल वेक्टर ए बी उसने दिया हुआ था, टोटल वेक्टर ए बी उसने कहा था इट इज़ 3a + 5b, एग्जाम्पल है। तो अब ए एफ क्या होगा, व्हाट वुड बी ए एफ? हमें पता है ए एफ इज़ 1/4 ऑफ द टोटल ए बी। तो टोटल वेक्टर ए बी को 1/4 कर देंगे, 1/4 ऑफ ए बी, यानी कि 1/4 ऑफ 3a + 5b, इट वुड बी 3/4a + 5/4b। तो ये वेक्टर ए एफ आ जाएगा। इस तरह से रेशोज़ को वेक्टर्स में हम यूज़ करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो रेशोज़ यूज़ कर रहा है, और सबसे पहले वो क्वेश्चन में कहता है कि ओ एम एन इज़ अ ट्राइंगल। ओ एम एन एक ट्राइंगल है, ओ एम एन, दिस इज़ अ ट्राइंगल। और फिर दो वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं, एक वेक्टर ओ एम है, दैट मीन्स वेक्टर फ्रॉम ओ टू एम, दिस वेक्टर, और उसको उसने कहा ये ए है, वेक्टर ओ एम को ए कह दिया, तो इसको अब हम ए लिखेंगे। और यहीं पे एक पॉइंट कि वेक्टर ओ एम अगर ए है तो इसकी अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करें, ओ एम इज़ इक्वल टू ए, और अगर वेक्टर एम ओ हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ओ टू एम वी गो फ्रॉम एम टू ओ, यानी डायरेक्शन अगर रिवर्स करें दैट वुड बी -a। तो वेक्टर की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें तो उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा अगर डायरेक्शन रिवर्स करते हैं उसकी। तो ये था वेक्टर ओ एम। एक और वेक्टर उसने दिया है दैट इज़ वेक्टर ओ एन। ओ एन वेक्टर को उसने कहा है दिस इज़ बी। वेक्टर ओ एन अगर बी है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ओ टू एन इज़ बी, वेक्टर ओ एन इज़ बी, तो वेक्टर एन ओ क्या होगा, इट वुड बी इक्वल टू -b। डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो साइन चेंज हो गया। अब वो रेशोज़ जो उसने दी हुई हैं दैट आर एम आर रेशो आर एन इज़ 3:2, यानी कि एम आर रेशो आर एन, दिस इज़ 3:2। इसका मतलब एम आर इज़ 3, आर एन इज़ 2। सम ऑफ रेशोज़ क्या है, ये टोटल कितना होगा, टोटल इज़ 5 यूनिट्स। इसका मतलब दिस टोटल लाइन एम एन इज़ 5 यूनिट्स लॉन्ग, और अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें तो एम आर वुड बी 3/5 यूनिट्स। तो ये क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन होगी 3/5, 3/5, और जो आर एन है दिस इज़ 2/5,
ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में आउट ऑफ द टोटल लाइन, दोनों लाइन सेगमेंट्स की फ्रैक्शन हमने लिख ली है। एंड दिस कैन बी यूज्ड इन पार्ट वन में वो कहता है कि शो दैट ओ आर इज़ इक्वल टू 2/5a प्लस 3/5b। अब ओ आर क्या है, एम आर और आर एन हमें पता है कि उनकी फ्रैक्शंस हमारे पास हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोटल लाइन एम एन, टोटल वेक्टर एम एन का ये 3/5 है और ये उसका 2/5 है। एंड वेक्टर ओ आर इज़ दिस वेक्टर फ्रॉम ओ टू आर, ये उसने दिया हुआ है, दिस इज़ शो करना है हमने कि दिस इज़ इक्वल टू 2/5a प्लस 3/5b। अब ओ आर को मैं ब्रेक डाउन करके सम ऑफ वेक्टर्स में कैसे लिख सकता हूँ, आई हैव वेक्टर ओ आर, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ओ टू एम अगर जाऊँ, ओ एम प्लस एम आर, ओ आर कैन बी इक्वल टू ओ एम प्लस एम आर। तो अब फाइंड आउट करना है ओ एम और एम आर क्या वेक्टर्स हैं, वन बाय वन। ओ एम इज़ सिंपली जो क्वेश्चन में उसने वेक्टर ए दिया हुआ है, ओ एम इज़ इक्वल टू ए, तो ओ एम को मैं लिख दूंगा दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस एम आर क्या है, एम आर ऑल्टरनेट रूट यूज़ करके अगर मैं एम ओ पे जाऊँ और ओ से आर पे आऊँ तो ओ आर वेक्टर की कोई भी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी लेटर मुझे नहीं दिया हुआ। लेकिन अब इन रेशोज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है कि मैं अगर टोटल लेंथ वेक्टर निकालूँ ये फ्रॉम एम टू एन, तो टोटल वेक्टर एम एन ये क्या होगा, एम एन विल बी इक्वल टू एम ओ, अगर मैं एम से ओ पे जाऊँ तो दिस वुड बी एम ओ प्लस ओ से मैं एन पे जाऊँ प्लस ओ एन, तो एम एन विल बी इक्वल टू एम ओ प्लस ओ एन। तो सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है एम एन को। अब हमें पता है एम ओ क्या है, ओ एम इज़ इक्वल टू ए, तो अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे एम ओ कर देंगे इट वुड बी माइनस ए, तो ये एम ओ होगा माइनस ए प्लस ओ एन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वो इक्वल टू बी है, तो ओ एन की जगह पे मैं लिख देता हूँ बी, माइनस ए प्लस बी, दिस इज़ द वेक्टर एम एन। अब वेक्टर एम एन मेरे पास है बट आई नीड एम आर ओनली, और मैं इसमें यूज़ करूँगा ये वाली रेशोज़। आई हैव द टोटल वेक्टर एम एन जो कि ये है माइनस ए प्लस बी, मुझे चाहिए सिर्फ इतना एम आर, दैट इज़ 3/5 ऑफ एम एन। तो अगर मैं एम आर कैलकुलेट करूँगा दैट वुड बी 3/5 ऑफ एम एन, और एम एन इज़ माइनस ए प्लस बी, तो 3/5 ऑफ माइनस ए प्लस बी, दिस इज़ द वेक्टर एम आर, दिस वेक्टर एम से लेकर आर तक। अब मेरे पास एम आर आ गया तो आई कैन फाइंड आउट ओ आर। ओ आर था ये वेक्टर फ्रॉम ओ टू आर, इसको ए और बी की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए मैं जा रहा हूँ फ्रॉम ओ टू एम और एम टू आर, ओ एम प्लस एम आर, ओ एम प्लस एम आर। ओ एम उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट वाज ए, एम आर मैंने कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर लिया यहाँ से इस तरह, तो एम आर वुड बी इक्वल टू 3/5 टाइम्स माइनस ए प्लस बी, दिस गिव्स मी ए प्लस ए माइनस 3/5a प्लस, अब ये दोनों ए वाली टर्म्स को मैं सम कर दूंगा, एल्जेब्रिक सम, तो ये क्या होगा, इसके लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो a कैन बी रिटन एज 5/5a, इसका मतलब होगा 1a, तो 5a माइनस 3a इज़ 2a, 2a अपॉन 5 प्लस 3b अपॉन 5, तो ये ओ आर वैक्टर मैंने शो करना था, इट इज़ 2/5a प्लस 3/5b, और ये मैंने शो कर दिया इट इज़ इक्वल टू 2/5a प्लस 3/5b। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है एक और वेक्टर वो देता है एन टी, और एन टी को वो कह देता है इट इज़ इक्वल टू 4a प्लस के बी, और ओ टी को वो कहता है दैट इज़ इक्वल टू सी टाइम्स ओ आर। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने कैलकुलेट करनी है द वैल्यू ऑफ के
एंड द वैल्यू ऑफ c। सबसे पहले तो OT इज इक्वल टू c टाइम्स OR, लेकिन OR मैं पिछले पार्ट के अंदर कैलकुलेट कर चुका हूँ। OR इज इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग। OR की जगह मैं ये लिख दूंगा जो पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया है। इंस्टेड ऑफ OR आई विल राइट 2/5a plus 3/5b. OT was equal to C times OR. I will write OT is equal to C times 2/5a plus 3/5b. OR की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी OR की जगह पे, जो पार्ट 1 में कैलकुलेट की थी। द सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसने दिया दैट इज NT इज इक्वल टू 4a plus KB। अब ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो सकती है OT को ब्रेक करने के लिए, OT को एज अ सम ऑफ वेक्टर्स लिखने के लिए। OT को मैं कैसे लिख सकता हूँ यूजिंग द डायग्राम। अगर मैं देखूँ OT को, OT इज दिस थिंग, OT कंप्लीट वेक्टर फ्रॉम O to T। मैं लिख सकता हूँ OT इज इक्वल टू ON प्लस NT। यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ OT इज इक्वल टू ON प्लस NT। और ये जो NT वाला पार्ट है ये उसने मुझे दिया हुआ है, NT इज इक्वल टू 4a प्लस KB। NT की जगह मैं लिख देता हूँ 4a प्लस KB। जो इस पार्ट में NT की वैल्यू दी थी वो मैंने लगा दी, और ON क्वेश्चन के शुरू में उसने दिया हुआ था ON इज इक्वल टू B। यहाँ पे ON इज इक्वल टू B, दिस वाज गिवन, ये वेक्टर दिया हुआ था। ON इज इक्वल टू B। अब OT क्या होगा, दो इक्वेशन आ गई हैं, OT इसके बराबर भी है और OT इसके बराबर भी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर देता हूँ। यानी कि मैं लिख रहा हूँ OT इज इक्वल टू OT, OT इज इक्वल टू OT, एक ग्रीन इक्वेशन और एक ब्लू इक्वेशन। ग्रीन इक्वेशन में क्या है, C को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के साथ, तो इट इज़ 2/5AC प्लस 3/5BC इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन है B प्लस 4a प्लस KB। अब मैं सारी B वाली टर्म्स को इक्वेट कर लूँगा, इसको कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं तो B वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो 3/5BC ये B वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, और B प्लस KB ये B वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे। ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों में B आ रहा है, दोनों B के कोफिशिएंट्स हैं दोनों साइड पे। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, 3/5BC इज इक्वल टू B प्लस KB। इसमें दो अननोन्स हैं, C भी है और K भी है, तो मैं A वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके देखता हूँ कि उससे क्या इक्वेशन मुझे मिलती है। 2/5AC और 4a ये दोनों A वाली टर्म्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 2/5AC इज इक्वल टू 4a। यहाँ से C की वैल्यू आ सकती है, A और A दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा। C विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 5/2, दिस विल बी 10। C की वैल्यू 10 है, ये C की वैल्यू 10 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके K की वैल्यू आ सकती है। तो C इज इक्वल टू 10 अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ, दिस वुड गिव मी 3/5B टाइम्स 10 इक्वल्स B प्लस K टाइम्स B। B कॉमन लूँ अगर मैं राइट हैंड साइड से, तो इट वुड गिव मी B प्लस KB में से B कॉमन ले लें, तो दैट गिव्स मी B टाइम्स 1 प्लस K। B और B दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, और 3/3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30/5 इज इक्वल टू 1 प्लस K। तो K वुड बी इक्वल टू 30/5 माइनस 1, यानी कि माइनस 5/5। So K would be equal to 30 minus 5 is 25/5. That means K is equal to 5. K की वैल्यू आ गई 5, C की वैल्यू आ गई 10। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड MT। वेक्टर MT फाइंड आउट करना है। वेक्टर MT इज दिस वेक्टर फ्रॉम M to T।
ये वेक्टर एम टी है, वेक्टर एम टी के लिए क्या कर सकते हैं हम, वी कैन डू एम से लेकर आर तक जा सकते हैं, बल्कि एम से डायरेक्टली एन पे जा सकते हैं. वी कैन गो फ्रॉम एम टू एन, m to n, and then we can go from n to t. तो mt क्या होगा, mt will be equal to mn plus nt. तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख के we can substitute values, mt is equal to mn plus nt, और इनकी वैल्यूज़ पिछले पार्ट्स में कहीं ना कहीं होंगी हमारे पास. एम एन की वैल्यू तो यहाँ पे पहले पार्ट में थी, एम एन इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, एम एन इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, और एन टी की वैल्यू भी ये रही 4a प्लस के बी, और अब हमें ये भी पता है कि k इज़ इक्वल टू 5, तो 4a प्लस 5b, this is 4a plus 5b, this is equal to mt. इसमें 4a minus a would give me 3a, 5b plus b would give me 6b. So that means mt is equal to 3a plus 6b. अब वो इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर्स यूज़ करवा रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ पेयर अप किया हुआ है ये क्वेश्चन. पोजीशन वेक्टर्स कैसे यूज़ होंगे, उसने पॉइंट P दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, P पॉइंट इज़ 1,7, और उसने पॉइंट Q दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5,-5. दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, और वो कह रहा है फाइंड वेक्टर PQ. वेक्टर PQ फाइंड करना है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर्स यूज़ करेंगे P और Q के. और पोजीशन वेक्टर्स पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है. तो P के कोऑर्डिनेट्स 1,7 हैं, यही इसका पोजीशन वेक्टर होगा. पोजीशन वेक्टर होता है मतलब O से लेकर P तक. OP, ये वेक्टर OP है, ये P का पोजीशन वेक्टर है, और OP वेक्टर वही होगा जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, दैट इज़ 1,7 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, तो वेक्टर OP में x वैल्यू 1 होगी. y कोऑर्डिनेट P का 7 है, तो P का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर OP उसमें y की वैल्यू 7 होगी, 1 7. ये पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का. पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे. Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-5, तो OP विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, O से लेकर Q तक. दिस विल बी वेक्टर OQ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वही Q का पोजीशन वेक्टर होगा 5 और -5. तो जब वो कहता है फाइंड PQ, इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करना है यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स, ये हमने पार्ट 1 में वेक्टर्स में पढ़ा था कि PQ विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP. OQ माइनस OP, पहले एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ, क्योंकि Q इज़ द एंडिंग पॉइंट, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट P उसका पोजीशन वेक्टर OP. OQ माइनस OP विल बी द वेक्टर PQ. तो OQ क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर 5 -5 माइनस OP, दैट इज़ P का पोजीशन वेक्टर 1 और 7. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 1 is 4, -5 - 7 is -12. 4 and -12 ये वेक्टर PQ होगा. अब उनकी लेंथ्स की बात कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स की. वो कह रहे हैं शो दैट द लेंथ ऑफ वेक्टर OP इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेक्टर OQ. अब लेंथ क्या होती है, किसी भी वेक्टर AB की लेंथ क्या होगी. AB अगर लेट से वेक्टर है हमारे पास, AB इज़ इक्वल टू x और y हम कह देते हैं AB है. लेंथ का भी पार्ट 1 में फॉर्मूला पढ़ा था हमने. तो लेंथ ऑफ वेक्टर AB क्या होगी, x² + y² और
इसका स्क्वायर रूट पूरे का। तो इसके एक्स और वाई को स्क्वायर करके ऐड करके उनको स्क्वायर रूट कर देना, ये लेंथ ऑफ वेक्टर होगी। तो लेंथ ऑफ ओ पी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ओ क्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ओ पी क्या होगी, ओ पी इज़ 1 and 7, ओ पी की लेंथ होगी 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस पूरे का। ओ क्यू की लेंथ होगी 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट पूरे का। दिस विल गिव अस 50 अंडर रूट 50, दिस विल गिव अस 25 प्लस 25 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ये इसका मतलब शो करना था कि दोनों इक्वल हैं। वी हैव शोन कि लेंथ ऑफ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ओ क्यू, दोनों की लेंथ बराबर है। फिर वो कह रहा है पी क्यू वेक्टर जो है, अब हम पी क्यू की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पी क्यू वेक्टर बना देता हूँ। तो P और Q को ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट द वेक्टर पी क्यू, इट विल बी फ्रॉम P टूवर्ड्स Q। दिस इज वेक्टर पी क्यू। वो कह रहा है पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। पी क्यू किसी एक सर्कल की कॉर्ड है, उस सर्कल का सेंटर O है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड होती क्या है, सबसे पहले अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करूँ इधर, ये अगर एक सर्कल है, इसमें कहीं पे भी मैं कॉर्ड ड्रॉ करूँ तो कॉर्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कॉर्ड है जो सर्कल में सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं करती। कॉर्ड सेंटर से पास करेगी तो उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। ये सेंटर है, लेट्स से O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहेंगे ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड हम और भी बना सकते हैं इस सर्कल के अंदर, लेट्स से मैं कोई और लाइन लगा देता हूँ। ये लाइन भी एक कॉर्ड है, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो ये कॉर्ड है। इसी तरह वो कहता है पी क्यू एक कॉर्ड है सर्कल की, उस सर्कल का सेंटर O है, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू एक सेंटर O सर्कल की कॉर्ड है, दिस इज पी क्यू, और इस सर्कल का सेंटर O है जिस सर्कल की ये कॉर्ड है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। तो अगर मैं वो सर्कल बनाऊं, बी समथिंग लाइक दिस रफली, वो सर्कल सही नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉट टू द स्केल है, लेकिन हमें जो समझने वाली बात है कि अगर ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है और ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होंगे। कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है, और अगर ये दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हैं और सेंटर O है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस होगा। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का जो पॉइंट है ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। बोथ ऑफ दीज आर रेडियाई, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक। अब ये देखने में क्यों फ़र्क लग रहे हैं, लेंस फ़र्क हैं, क्योंकि नॉट टू स्केल उसने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इसमें प्रोपोर्शंस एक्चुअल नहीं है। लेकिन हमें पता है P और Q दोनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं, बिकॉज पी क्यू सर्कमफ्रेंस के ऊपर हैं, बिकॉज पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन होती है दैट इज़ अ रेडियस। उस रेडियस की लेंथ हमें पता है जो इस पार्ट में कैलकुलेट की है, ओ पी और ओ क्यू की लेंथ दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 50। ये वैल्यू है उस रेडियस की लेंथ की। तो अब रेडियस अगर पता हो और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का क्या है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। रेडियस हमें पता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 50, तो सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स पाई टाइम्स अंडर रूट 50। और इसको अगर हम एवेल्यूएट करें तो वी विल गेट 44.43, दिस इतने यूनिट्स, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।